हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th बायोलॉजी सिलेबस का अध्याय 1 का भाग 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक अलैंगिक जनन की विधियां। अलैंगिक जनन की विधियां। अलैंगिक जनन की विधियों में सबसे पहली विधि आती है विखंडन। विखंडन पहली विधि। विखंडन या इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजन। विखंडन क्या है? जब कोई जीव या कोशिका दो या दो से अधिक भागों में टूटती है और नई संतान उत्पन्न करती है, तो उस विधि को हम विखंडन विधि कहते हैं। मतलब जब भी कोई जीव या कोशिका एक या एक से अधिक भागों में टूटता है और हर एक भाग एक नए जीव को उत्पन्न करता है, तो उस विधि को हम विखंडन विधि कहते हैं। तो परिभाषा क्या होगी इसकी? जब कोई जीव या कोशिका दो या दो से अधिक भागों में टूटता है और हर भाग एक नए जीव को उत्पन्न करता है, तो इस विधि को अलैंगिक जनन की विखंडन विधि कहते हैं। ये विखंडन विधि किस किस में पाई जाती है? जैसे एक कोशिकीय जीव जो होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्रोटोजोन्स, इन सभी में ये पाई जाती है। तो पहले इसके प्रकार समझ लेते हैं कि कितने प्रकार का होता है। विखंडन होता है दो प्रकार का। दो प्रकार कौन कौन से? एक होता है द्विविभाजन यानी कि बाइनरी फिजन, और दूसरा होता है मल्टीपल फिजन या एकाधिक विखंडन। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम विखंडन के प्रकार। विखंडन के प्रकार। तो विखंडन दो प्रकार का होता है। पहला द्विविखंडन। द्विविखंडन को इंग्लिश में बाइनरी फिजन कहते हैं। और दूसरा होता है मल्टीपल फिजन या एकाधिक विखंडन। मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन या द्विविखंडन में कोई भी जीव या कोशिका दो भागों में विभाजित हो जाती है और दोनों भाग जो है वो अलग अलग जीव का निर्माण करते हैं या अलग अलग जीव को उत्पन्न करते हैं। एकाधिक विखंडन के अंदर कोई भी जीव या कोशिका दो से अधिक भागों में विभाजित होती है और हर एक भाग एक नए जीव को उत्पन्न करता है। तो पढ़ते हैं इनको, द्विविखंडन और एकाधिक विखंडन को डिटेल में। पहला हम पढ़ते हैं द्विविखंडन। द्विविखंडन या बाइनरी फिजन।
द्विविखंडन में कोई भी कोशिका या कोई भी जीव दो भागों में विभाजित हो जाता है और दोनों भाग दो नए जीवों को उत्पन्न करते हैं। यह विधि द्विविखंडन कहलाती है। तो परिभाषा लिख लेते हैं इसकी। जब कोई जीव या कोशिका दो भागों में विभाजित होता है और हर भाग एक नए जीव को उत्पन्न करता है, तो यह विधि द्विविखंडन कहलाती जब कोई जीव दो भागों में टूटता है और दोनों भाग नए नए जीव को उत्पन्न करते हैं, तो यह विधि द्विविखंडन कहलाती है। उदाहरण यह किस में पाई जाती है? उदाहरण जैसे आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, एवं कुछ प्रोटोजोअन या प्रोटोजोआ जैसे अमीबा आदि में पाई जाती है। अब अमीबा में या जो आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया जो उदाहरण मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इनमें किस प्रकार से द्विविखंडन होता है, किसी एक का एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेते हैं। जैसे हम लेते हैं अमीबा में द्विविखंडन विधि। तो द्विविखंडन अमीबा में कैसे होता है देख लेते हैं हम। यह एक अमीबा कोशिका है और इस अमीबा कोशिका में केंद्रक है और केंद्रक यानी न्यूक्लियस, और ये इसका कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म इसके अंदर भरा होता है। और अमीबा जो है वो एक अनियमित आकार का जीव होता है और इसमें जब द्विविखंडन होता है तो इसका पूरा जो बॉडी होता है या शरीर जो होता है ये अपने कोशिका द्रव्य और केंद्रक को एक साथ में बांटता है और बांटकर दो नए अमीबा को निर्मित करता है। तो किस तरीके से इसमें द्विविखंडन की अलैंगिक जनन की विधि होती है देख लेते हैं। ये अनियमित आकार का अमीबा अपने अंदर विभाजन करना शुरू करेगा तो ये अपने केंद्रक और कोशिका द्रव्य को एक साथ में बांटता है या डिवाइड करता है। ये इसका केंद्रक है और ये
कोशिका के अंदर यहाँ पर इसकी बाहरी भित्ति के अंदर कोशिका द्रव्य भरा होता है, जो कि द्विविखंडन विधि से ये इसको दो भागों में विभाजित करता है। आगे चलकर ये जो इसमें खांच बन रही है, इस खांच के थ्रू ये दो भागों में विभाजित हो जाएगा और दो नए अमीबा का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा। एक अमीबा ये और दूसरा अमीबा ये यहाँ पर। तो इस प्रकार से अमीबा के अंदर द्विविखंडन विधि से यह अपना जनन करता है और अपने नए संतान को उत्पन्न करता है। ये नया संतान है। और ये अमीबा की पैतृक कोशिका। हमने देखा अमीबा के अंदर अनियमित द्विविखंडन, अमीबा में अनियमित द्विविखंडन। अनियमित क्यों? क्योंकि ये इसका जो आकार होता है वो अनियमित होता है और ये कहीं से भी जो है अपना द्विविखंडन शुरू कर सकता है। कोई फिक्स लोकेशन या फिक्स जगह नहीं होती है कि ये वहीं से विखंडन शुरू करेगा। तो ये इस प्रकार से द्विविखंडन की विधि होती है और जीव अपना अलैंगिक जनन करते हैं। अब हम पढ़ते हैं एकाधिक विखंडन के बारे में। एकाधिक विखंडन या मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन एकाधिक विखंडन में क्या होता है? जब कोई कोशिका या जीव दो से अधिक भागों में टूटता है और हर भाग एक नए जीव को उत्पन्न कर देता है, तो यह विधि एकाधिक विखंडन कहलाती है। तो परिभाषा लिख लेते हैं। जब कोई जीव दो से अधिक भागों में टूटता है और हर भाग एक नए जीव को बनाता है, तो यह एकाधिक विखंडन कहलाता है। उदाहरण क्या है इसके? उदाहरण जैसे प्लाज्मोडियम, कुछ शैवाल, क्लेमाइडोमोनास आदि में ये पाया जाता है। तो प्लाज्मोडियम, शैवाल, क्लेमाइडोमोनास आदि में एकाधिक विखंडन पाया जाता है। यहाँ पर उदाहरण के लिए प्लाज्मोडियम का हम डायग्राम से समझते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम में एकाधिक विखंडन कैसे होता है? ये प्लाज्मोडियम कोशिका, इसके अंदर ये केंद्रक, ये इसका कोशिका द्रव्य और बाहर सिस्ट भित्ति, ये सिस्ट भित्ति, ये कोशिका और ये इसका केंद्रक। जब
जब इसमें एकाधिक विखंडन होता है, ये इसका कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। तो इसमें इस शिष्ट भित्ति के अंदर प्लाज्मोडियम कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। ये देखिए यहाँ पर संख्या हमने बढ़ा दी है। ये किस वजह से हुआ? एकाधिक विखंडन की वजह से। तो एकाधिक विखंडन की वजह से यहाँ पर शिष्ट भित्ति के अंदर क्या हुआ? प्लाज्मोडियम ने अपनी संख्या को बढ़ा लिया। अब जब इस शिष्ट भित्ति के अंदर प्लाज्मोडियम की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी तो एक ऐसा समय आएगा कि ये जो शिष्ट भित्ति है यह ब्रस्ट हो जाएगी, टूट जाएगी और टूटकर ये सारे प्लाज्मोडियम बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एकाधिक विखंडन हो रहा है। एकाधिक विखंडन किसके अंदर? प्लाज्मोडियम के अंदर हो रहा है। प्लाज्मोडियम के अंदर एकाधिक विखंडन पाया जा रहा है और ये यहाँ पर जो शिष्ट भित्ति है वो ब्रस्ट हो रही है। ब्रस्ट होकर ये प्लाज्मोडियम बाहर निकल रहे हैं और नई संतान उत्पन्न हो रही है। किसकी? प्लाज्मोडियम। तो हमने क्या देखा? प्लाज्मोडियम में एकाधिक विखंडन। अब हम पढ़ते हैं बीजाणु जनन या स्पोरुलेशन के बारे में। अलैंगिक जनन की दूसरी विधि बीजाणु जनन को हम डिस्कस करते हैं। बीजाणु जनन या स्पोरुलेशन। क्या होता है बीजाणु जनन और स्पोरुलेशन? प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों के दौरान जो वानस्पतिक कोशिकाएं हैं वो एक विशेष प्रकार के बीजाणु का निर्माण करती है और ये बीजाणु दो टाइप की संरचनाएं निर्मित करते हैं। जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती है तब ये निष्क्रिय अवस्था में होते हैं और जब अनुकूल परिस्थितियां होती है तब ये सक्रिय अवस्था में होते हैं और नई संतान को उत्पन्न करते हैं। प्रतिकूल और अनुकूल परिस्थितियां क्या होती है? मतलब जब पर्यावरण में हवा सफिशेंट मात्रा में हवा, पानी, ये सभी न्यूट्रिएंट्स जैसे पोषक तत्व वगैरह जब उपस्थित होते हैं तो उसे अनुकूल परिस्थिति कहते हैं और जब ये उपस्थित नहीं होते हैं तब उसको प्रतिकूल परिस्थिति कहते हैं। तो शुरू करते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी? प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों के दौरान वानस्पतिक कोशिकाएं बीजाणु का निर्माण करती है। ये बीजाणु बहुस्तरीय संरचनाएं सक्रिय एवं निष्क्रिय निर्मित करते हैं। तो ये सक्रिय और निष्क्रिय अवस्थाएं निर्मित करते हैं बीजाणु। कब निर्मित करते हैं? जब पर्यावरण की प्रतिकूल और अनुकूल परिस्थितियां आती हैं। तो प्रतिकूल परिस्थितियों
में ये निष्क्रिय संरचना एवं अनुकूल परिस्थितियों में ये सक्रिय संरचना में अंकुरित होकर नई संतान को उत्पन्न करते हैं। और ये बीजाणु जनन किस में पाया जाता है? उदाहरण के लिए जैसे पेनिसिलियम, उदाहरण पेनिसिलियम में कोनिडिया का निर्माण। तो उदाहरण के लिए पेनिसिलियम में कोनिडिया का निर्माण बीजाणु जनन का एक उदाहरण है। यहाँ पर डायग्राम से इसको समझ लेते हैं। ये इस प्रकार से यहाँ पर कोनिडिया का फॉर्मेशन इनमें होता है पेनिसिलियम के अंदर। ये कोनिडिया यहाँ बनते हैं इसमें, ये कोनिडिया, ये बीजाणु हैं किसके? पेनिसिलियम के, कोनिडिया। तो आपको समझ में आया बीजाणु जनन पेनिसिलियम के अंदर किस प्रकार से कोनिडिया का निर्माण होता है बीजाणु जनन के द्वारा या स्पोरुलेशन के द्वारा। अब हम पढ़ेंगे तीसरी विधि के बारे में, मुकुलन या बडिंग। मुकुलन और बडिंग। मुकुलन में जनक के शरीर से एक मुकुल का निर्माण होता है। मुकुल यानी कली का निर्माण होता है। बाद में यह कली विकसित होकर जनक से अलग होकर एक नई संतान को उत्पन्न करती है। तो लिखते हैं इसकी परिभाषा। जनक के शरीर पर मुकुल यानी कली का निर्माण होता है एवं यह मुकुल कली विकसित होकर नई संतान को उत्पन्न करती है। मुकुलन या बडिंग किस में पाई जाती है? यह पाई जाती है हाइड्रा में। हाइड्रा और यीस्ट के अंदर ये पाई जाती है। उदाहरण यीस्ट कोशिका या हाइड्रा में मुकुलन होता है। तो यहाँ पर हम हाइड्रा का चित्र बनाकर हम समझेंगे कि किस प्रकार से मुकुलन उसमें होता है। तो
हाइड्रा में मुकुलन पाया जाता है। यह हाइड्रा है। हाइड्रा में यहाँ पर एक मुकुल का निर्माण होता है, जैसा कि हमने बताया। ये मुकुल या बड इसको कहा जाता है, बड। यह कली या बड विकसित होती है, बड़ी होती है और बड़ी होकर नए हाइड्रा को निर्मित करती है, डेवलप्ड बड। जब ये मैच्योर हो जाती है या पूरी तरह से डेवलप हो जाती है, तब यह मैच्योर्ड बड है। मैच्योर बड जब ये विकसित हो जाती है तो जनक प्लांट से जनक से अलग होकर नए जीव को निर्मित करती है। ये नया जीव या नया संतान को ये निर्मित करती है। तो इस प्रकार से हाइड्रा और यीस्ट के अंदर मुकुलन पाया जाता है। अब हम पढ़ते हैं चौथी विधि खंडीभवन या फ्रेगमेंटेशन के बारे में। खंडीभवन या फ्रेगमेंटेशन। खंडीभवन या फ्रेगमेंटेशन क्या है? जब जीव का शरीर खंडों में टूटता है और हर खंड एक नए जीव को उत्पन्न करता है तो उसे हम खंडीभवन कहते हैं। तो लिखते हैं इसकी परिभाषा। जब जीव शरीर खंडों में टूटता है, खंडों में टूटता है और हर खंड से एक नए जीव का निर्माण होता है तो उसे खंडीभवन या फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। उदाहरण खंडीभवन फ्रेगमेंटेशन किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है स्पाइरोगाइरा यूलोथ्रिक्स आदि। अब यहाँ पर हम
चित्र के द्वारा इसको समझते हैं। स्पाइरोगायरा, जैसे यहाँ पर स्पाइरोगायरा से समझते हैं। जैसे ये एक स्पाइरोगायरा है और जब इसमें खंडीभवन होता है, ये स्पाइरोगायरा का चित्र मैंने यहाँ बनाया है। जब इसमें खंडीभवन होता है, मान लीजिए कि ये यहाँ से टूट गया, तो जब ये यहाँ से टूट जाता है तो ये हर एक खंड, इसका जो हर एक खंड है, 2 खंड इसके बनते हैं यहाँ पर, तो ये 2 खंड 2 अलग अलग स्पाइरोगायरा को निर्मित कर देते हैं। ठीक है, नया संतान। तो हर खंड से एक नया संतान उत्पन्न होता है स्पाइरोगायरा में खंडीभवन हमने देखा। अब हम पढ़ेंगे अगली 5वीं विधि, पुनरुद्भवन या रीजनरेशन। या रीजनरेशन। तो पुनरुद्भवन या रीजनरेशन क्या होता है? जब जीवों के कटे हुए भाग नए संतान को बना ले तो इस प्रक्रिया को हम रीजनरेशन या पुनरुद्भवन कहते हैं। तो लिखते हैं इसकी परिभाषा। जीवों के कटे हुए भाग जब नया संतान बना ले तो इसे पुनरुद्भवन या रीजनरेशन कहते हैं। उदाहरण प्लेनेरिया, स्पंज, हाइड्रा आदि में पुनरुद्भवन या रीजनरेशन होता है। उदाहरण प्लेनेरिया, स्पंज, हाइड्रा आदि में पुनरुद्भवन पाया जाता है। यहाँ पर प्लेनेरिया का हम चित्र बनाकर देखते हैं उसमें किस प्रकार से पुनरुद्भवन होता है। ये प्लेनेरिया है और प्लेनेरिया का एक भाग यहाँ से काट दिया गया, एक भाग यहाँ से काट दिया गया और एक भाग यहाँ से काट दिया गया। तो जब इसके 4 टुकड़े किए गए तो हर एक भाग एक नए प्लेनेरिया को निर्मित कर देता है। तो पहला भाग ये बना, दूसरा भाग, तीसरा भाग और ये चौथा भाग। तो ये चारों भाग अलग अलग 4 प्लेनेरिया को निर्मित कर देते हैं। इससे एक नया प्लेनेरिया बन गया, इससे एक नया प्लेनेरिया बन गया,
इस खंड से एक नया प्लेन एरिया और ये लास्ट वाले खंड से एक नया प्लेन एरिया निर्मित हो गया। तो इस प्रक्रिया को हम पुनरुद्भवन या रीजनरेशन कहते हैं। अगली छठी विधि है गैम्यूल द्वारा। बाय गैम्यूल। गैम्यूल के द्वारा कैसे होता है जनन? यह जनन की विशेष प्रकार की गोलाकार समूह की कोशिकाओं के द्वारा होता है, जिन्हें हम गैम्यूल या स्टेटोब्लास्ट कहते हैं। ये कोशिकाएं अनुकूलित समय आने पर नए जीव को बनाती है, और ये नए जीव को किस टाइम पर बनाती है? जब जनक की मृत्यु हो जाती है। तो लिखते हैं इसकी परिभाषा। यह जनन विशेष प्रकार की गोलाकार समूह गोलाकार कोशिकाओं के समूह के द्वारा होता है, जिन्हें गैम्यूल या स्टेटोब्लास्ट कहते हैं। ये कोशिकाएं अनुकूलित समय आने पर अनुकूलित समय आने पर नए जीव को बनाती है। कब बनाती है? जब जनक की मृत्यु हो जाती है। तो आपको समझ में आया गैम्यूल के द्वारा किस प्रकार से जनन होता है। यह विशेष प्रकार की गोलाकार कोशिकाओं के समूह के द्वारा होता है, और ये कोशिकाएं स्टेटोब्लास्ट या गैम्यूल कहलाती है, और ये अनुकूलित समय आने पर ये कोशिकाएं नए जीव को बनाती है जब जनक की मृत्यु हो जाती है। तो स्टूडेंट, आपको समझ में आया कि जनन की कौन कौन सी विधियां हैं और ये किस किस में पाई जाती है। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कायिक प्रवर्धन के बारे में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।